नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आज मैं आपके बीच में लाया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं, हमारे डेली लाइफ में ज्योमेट्री की क्या-क्या यूजेस हैं और ज्योमेट्री की इजाद क्यों की गई, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज्योमेट्री देखिए बच्चों बना कैसे है। ज्योमेट्री बना है दो अलग अलग वर्ड से मिलके। पहला वर्ड है बच्चों आपका जियो प्लस और मेट्री को हम लोग बोलते हैं मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है जियोमेट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरिंग और मेजरमेंट। मतलब ये है बच्चों कि हमारे अर्थ पे जो भी मैटर्स अवेलेबल है, मैटर मतलब आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है, अगर हमारे अर्थ पे जो भी मैटर्स अवेलेबल हैं, उन मैटर्स के कैलकुलेशन करने के लिए, उन मैटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ज्योमेट्री का यूज किया। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन में। तो कई तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि अगर हमारे पास मैटर है तो हम उसका साइज, शेप और थर्ड नंबर की जो चीज होती है वो होता है उसका मास। ये तीन चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें ज्योमेट्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शेप और साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग को किस किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ज्योमेट्री के जो सब टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। या उसके पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री में ले जाके बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बट ज्योमेट्री का इजाद क्यों हुआ, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। आज के समय में हम उसका कितना यूज कर पाते हैं ये तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ी, हम उसकी बात करते हैं। जैसे समझिए आज से 4000, 5000, 10,000 साल पहले लोग तो पृथ्वी पे थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास कैलकुलेट करने के लिए या कैलकुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है, हिसाब लगाना, वो उनको नहीं पता था। मस्त अपना खाते पीते थे, जंगल में रहे, खाए पिए, जहां जगह मिला सो गए। धीरे धीरे आबादियां बढ़ती गई। आबादी मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ा तो फिर अब समझिए बात को कि अगर आपके पास एक लैंड एरिया है इतना बड़ा और पॉपुलेशन पहले यहाँ पे 2 लोग थे, तो भाई इन लोगों ने इतने दूर में अपना काम चला लिया। ठीक है, फिर धीरे से पॉपुलेशन बढ़ा तो फिर इन लोगों को ये अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई किए। फिर थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ा तो इन्होंने अपना ये एक स्पेस बनाया। अब एक चीज समझिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन मान लीजिए कि अगर इतने ही एरिया में 4 लोगों ने इतनी जमीनें बना रखी है, तो जैसे आप समझिएगा आज के भी समय में यही होता है कि अगर एक पिता के 3 बेटे हैं तो पिता के नाम जितनी भी जमीनें होती हैं वो 3 बराबर हिस्सों में बट जाती हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया लोगों में जमीनों का बंटवारा होता गया। और एक चीज आप समझिएगा, कभी भी जब भी जमीन का बंटवारा होता है तो अगर 2 भाई हैं तो कोशिश यही की जाती है कि दोनों को बराबरी का हिस्सा मिले। और हमारे यहाँ का कानून भी यही कहता है कि अगर 2 भाई हैं तो उन दोनों भाई में अगर बंटवारा होता है तो दोनों लोगों को जमीन का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही उस समय में भी, चलिए ठीक है हम आज की बात नहीं करते हैं, कुछ टाइम पहले की बात करते हैं, बहुत साल पहले की बात करते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया लैंड का एक्वायर होना धीरे धीरे बढ़ता गया। जब तक जमीनें हमारे पास पर्याप्त थी
तब तक कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जमीन भी बढ़ती जाए? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का जो एरिया है वो आपका कांस्टेंट है और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी कि कौन से इंसान को जमीन का कौन सा हिस्सा मिलेगा एरिया वाइज। मतलब ये कि हम लोगों ने एरिया बनाना, एरिया को समझना, मतलब क्षेत्रफल को समझना स्टार्ट किया। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया, बाउंड्री कैसे बनेगी, ये हो गई बाउंड्री। ठीक, अब समझिए उस समय भी उन लोग को नहीं पता था कि वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री तो हमने इसको नाम दिया है, उनके लिए तो समझ लीजिए कि आज के समय में हम अगर ये मान लीजिए कि खेत है और ये खेत का एक बाउंड्री है, तो हम इसको आज के समय में बाउंड्री कहते हैं। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो हमारे यहाँ के लैंग्वेज में, यूपी के लैंग्वेज में, खेत की जो बाउंड्री होती है उसको मेढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढ़ कहते हैं। वैसे ही और भी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको खेत की जो बाउंड्री होती है, जमीनों की जो बाउंड्री होती है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। उस समय इसका नाम कुछ और रहा होगा। लेकिन अगेन ये एक तरह का क्या है, या तो आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, या फिर अगर ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं भी है तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर है जिसके कम से कम 4 साइड हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 साइड हैं। मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक ऐसा फिगर जिसके 3 साइड होते हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। जिसके 5 साइड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन। जिसके 6 हैं उनके हेक्सागन। एक होता है बच्चों, देखो क्या, ये सर्कल शेप है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। अब एक चीज समझिए, अगर इरेगुलर शेप है, ये है जो शेप ऐसा, जस्ट लाइक अमीबा। अगर आपने नाम सुना होगा कि अमीबा, अर्थ का जो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई था तो वो था बच्चों अमीबा। ठीक, हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे। तो अमीबा का शेप कुछ ऐसा होता है, मतलब इरेगुलर शेप होता है। और अमीबा की एक खासियत है कि वो कहीं से भी अपने आप को मोड़ लेता है और अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, उसी को कहते हैं इरेगुलर शेप। मतलब ये कि उसका शेप में कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। ये जो शेप है आपका रेगुलर है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी आपको शार्पनेस देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको शार्पनेस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपका शेप रेगुलर है, लेकिन इसमें आपको शार्पनेस देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया शार्प है, ये शार्प है और ये शार्प है। ठीक है, सर्कल जो होता है ये एकदम रेगुलर शेप है, ये भी आपका रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। लेकिन ये जो शेप होता है बच्चों, इसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते, इसी वजह से इसे कहा जाता है इरेगुलर शेप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री के मेन टॉपिक्स की तरफ। तो ज्योमेट्री का जो सबसे पहला मेन टॉपिक है बच्चों वो है पॉइंट। ज्योमेट्री का जो सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होगा बच्चों? अ सिंगल डॉट। अ सिंगल डॉट। ठीक है, एक ऐसा फिगर जिसका ना तो कोई लेंथ हो और ना ही उसका कोई ब्रेथ हो। इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ as well as no breadth। इसका कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। एक ऐसा फिगर जिसका ना तो कोई लंबाई हो ना ही कोई चौड़ाई हो, उसे हम कहते हैं बच्चों पॉइंट। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे आएगा बच्चों वो है आपका लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, फिर मैं इसका डेफिनेशन इंग्लिश में आपको बता दूंगा। जब हम पॉइंट को एक के बाद एक प्लेस करना स्टार्ट करते हैं लगातार,
तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, और लाइन भी रेगुलर शेप में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे समझिए ये है, आप ऐसे पेन उठा के ऐसे डॉट बनाते जाइए, सारे पॉइंट से एक के बाद एक होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये जैसे बीच में जो गैप खाली है, अगर आप इसको भी फिल करेंगे ऐसे ही डॉट से, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये एक जो है लाइन ऐसे क्रिएट हो गया, और ये इनफाइनाइट से आया ऐसे, और इनफाइनाइट को टेंड कर गया। ये इनफाइनाइट से आया, इधर से इनफाइनाइट से आया, और इधर इनफाइनाइट को टेंड कर गया। ठीक, कई सारे डॉट्स को मिला के ही हमारा क्या बनता है बच्चों, लाइन। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। तो ये है बच्चों लाइन की डेफिनेशन। व्हेन डॉट और पॉइंट प्लेस्ड आफ्टर अनदर, प्लेस्ड आफ्टर वन अनदर, आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, वन अनदर, मतलब ये कि एक के बाद एक जब हम डॉट को प्लेस करते जाते हैं, व्हेन डॉट और पॉइंट प्लेस्ड आफ्टर वन अनदर द लाइन फॉर्म्स, क्या बनता है बच्चों, लाइन बनता है। इट इज ब्रेथलेस, मतलब ये है कि देखिए ब्रेथ मतलब एक होता है, ब्रेथ का मतलब होता है श्वास लेना, और ये जो है ब्रेथ BREATH, इसका मतलब होगा बच्चों चौड़ाई। क्या होगा, चौड़ाई। ठीक, तो मतलब ये कि लाइन की लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी चौड़ाई, मतलब आप देख सकते हैं कि ना तो ऊपर की तरफ इसका कोई पार्ट है, ना तो नीचे की तरफ इस लाइन का कोई पार्ट है। जो भी पार्ट है एक ऐसे लेटरल व्यू आपको देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा व्यू देखने को आपको मिल रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने तीसरे पॉइंट की। नाउ कम टू आवर थर्ड टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन में दो पॉइंट्स है मान लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, वही हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। और इसकी खासियत क्या है कि यह इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चलता है। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज समझिए, आपको अब ये देखने में स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा होगा, तो चलिए हम इसको बनाने के लिए रूलर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और आप इसको कट कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ये इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को टेंड करेगा। क्या करेगा, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को ये टेंड करेगा। ठीक है, ये यहां से इनफाइनाइट से आ रहा है और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ये हमारे एक प्लेन है। ठीक है, और ये लाइन जो है, ये एक लाइन क्रिएट हुई जो इनफाइनाइट इस तरफ लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और राइट साइड भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइन जो होनी चाहिए वो ऐसे ही होनी चाहिए, इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी उसमें बन सकता है। जैसे कि समझिए, एक लाइन आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां करके दिखा देते हैं हम आपको। इस शेप में थोड़ा सा और इसको घुमा लेते हैं। एक लाइन आपकी ऐसे भी बन सकती है, एक लाइन आपकी ऐसे भी बन सकती है। मतलब ये कि लाइन होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी शेप में हो, मतलब ये कि ऐसे एकदम सीधे ही जाए। ये भी एक आपका लाइन ही है। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ही है। मतलब ये कि इसका ना तो कोई ऊपर की तरफ कोई डायमेंशन है, ना नीचे की तरफ डायमेंशन है। मतलब ये कि ये 2D डायग्राम में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको बनाने के लिए एक प्लेन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और राइट साइड में भी इनफाइनाइट की तरफ ही जा रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा लाइन होना चाहिए वो वर्टिकल ही होना चाहिए। आपका लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या किसी और भी डायरेक्शन में आ जा सकता है, आ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज समझिएगा, इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर एक
पार्ट आता है जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। क्या नाम है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन का, पूरे एक स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा डिफाइंड पार्ट मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए कि ये इतनी बड़ी लाइन है, इस इतनी बड़ी लाइन में हमें अगर 5 सेंटीमीटर को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? रूलर का यूज करना होता है। तो जैसे कि ये देखिए आपका रूलर है, ठीक, एक पॉइंट आपका यहां हो गया और एक पॉइंट आपका यहां हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, आप इसको कट कर लीजिए और पेन को मैं आपको चेंज कर देता हूं। तो जो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको 6 बनाना होगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, 7 थोड़ा सा और, 8 थोड़ा सा और। मतलब ये कि लाइन सेगमेंट जो होता है स्ट्रेट लाइन का एक डिफाइंड पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यह है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, सरफेस। सरफेस क्या होता है? आप इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इसको जो है हम लोग कहते हैं 2D डायग्राम। क्या बोलते हैं? 2D डायग्राम, ठीक है। मतलब क्या कि 2 डायमेंशन, यानी कि एक्स प्लेन में भी हम इसको शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी हम इसको शो करेंगे। जैसा कि आपने बार देखा होगा, ग्राफ देखा होगा, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमने कोई एक सरफेस बनाया, जैसे मान लीजिए यही एक हमारा सरफेस बना, तो ये जो सरफेस है, ये जो पार्ट है, ये जो फिगर है, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे हम इसको शो करते हैं, ठीक है। सरफेस क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। इट हैज, इसका जो डेफिनेशन होगा क्या होगा? इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ। इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ, ठीक है। सरफेस की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अगला टॉपिक होगा हमारा एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट्स क्या होता है। एक्सियम्स किसे कहते हैं और पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं? अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक्सियम्स मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब ये कि एक्सियम्स को बदला नहीं जा सकता है। एक्सियम्स अगर है, जो भी स्टेटमेंट होगा एक्सियम्स का, मतलब ये कि वही आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, पोस्टुलेट्स या फिर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग ऑफ एक्सियम्स। मतलब ये कि एक्सियम्स का यूज करके, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट का यूज करके हम कुछ और भी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। मतलब ऐसे दो स्टेटमेंट को मिला के अगर हमने तीसरा स्टेटमेंट लिखा और पहला जो दो स्टेटमेंट है वो आपका एक्सियम का पार्ट है, तो जो तीसरा वाला बन के मिलेगा वो हमें मिलेगा पोस्टुलेट्स। क्या मिलेगा? पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट क्या होता है बच्चों? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग ऑफ
एक्सियम्स। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एक्सियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियम नंबर 1 की। एक्सियम नंबर 1 की, एक्सियम 1 क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स विल ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। ये है बच्चों हमारा एक्सियम नंबर 1। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, हम इसको समझते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, दूसरा लाइन सेगमेंट है CD और तीसरा लाइन सेगमेंट है PQ। आपके पास 3 लाइन सेगमेंट है, पहला है AB, दूसरा है CD और तीसरा जो लाइन सेगमेंट है वो है PQ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, AB का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, CD का लेंथ हमें मान लीजिए नहीं पता है और PQ का भी लेंथ हमें अगर नहीं पता है, ध्यान से समझिएगा। तो कंडीशन क्या कहेगा कि अगर AB इज इक्वल टू CD है, इफ AB इज इक्वल टू CD, ध्यान से समझिएगा, इफ AB इज इक्वल टू CD एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज CD इज इक्वल टू PQ। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि AB का लेंथ अगर 5 है तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और CD अगर 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है कि इफ AB is equal to CD and CD is equal to PQ, then AB is equal to PQ। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों एक्सियम नंबर 1। इसके हम कुछ एग्जाम्पल और भी कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सियम 1 के एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एंगल क्या होता है बच्चों, ये मान लीजिए एक लाइन क्रॉस हुआ, एक लाइन ये क्रॉस हुआ, तो ये जो पार्ट होता है, ये जो निकलता है, इसे ही हम एंगल कहते हैं। और एंगल जो हमेशा मेजर किया जाता है उसे हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। आपके पास 3 एंगल हैं और स्टेटमेंट ये दिया गया, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, अगर एंगल A आपका एंगल B के इक्वल है एंड एंगल B is equal to angle C, then you can directly say that angle A will be equal to angle C. Then you can say angle A equal to angle C. ठीक है, ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं इसमें, इसे हम इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो सकता है, जैसे समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 फिगर है। पहला है ये, या इसको आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। दूसरा फिगर जो है आपका, वो मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, और तीसरा फिगर जो है आपका सर्कल है। ठीक है, और इन तीनों के पेरीमीटर की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब हम इस पार्ट की बात करेंगे, मतलब इस फिगर की बात करेंगे जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, आपको देखने में ये या तो स्क्वायर लग रहा होगा या फिर ट्रेपेजियम शेप, या आप डायरेक्टली इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही कहिए। ये आपका ट्रायंगल है क्योंकि इसके 3 साइड हैं, जिसके 3 साइड है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल। जिसके 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल। और ये जो है हमारा सर्कल है। ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रिलेटरल का हमेशा हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। क्या निकालते हैं, पेरीमीटर।
और इसको हमने नाम दिया पेरीमीटर 1। ट्रायंगल का भी हमेशा पेरीमीटर ही निकलता है, पेरीमीटर 2, इसको हमने नाम दिया क्या, पेरीमीटर 2। और ये है हमारा सर्कल, और सर्कल का जब भी हम लोग बाउंड्री का जो लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये मान लीजिए हो गया CIR, सरकमफ्रेंस को हम लोगों ने डिनोट किया किससे, CIR से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कंडीशन बनता है पेरीमीटर 1 इज इक्वल टू पेरीमीटर 2, इफ अगर ये कंडीशन बना पेरीमीटर 1 इज इक्वल टू पेरीमीटर 2 एंड पेरीमीटर 2 is equal to circumference of the circle, then you can say that perimeter 1 will be equal to circumference of the circle. Then you can say that perimeter 1 is equal to circumference of the circle. ये था बच्चों हमारा एक्सियम 1। अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सियम 2 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा एक्सियम 2। एक्सियम 2 क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसे हम एग्जांपल 1 के माध्यम से समझते हैं, कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, दूसरा लाइन सेगमेंट है CD और तीसरा लाइन सेगमेंट है PQ। ध्यान से समझिएगा, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास AB जिसका लेंथ कुछ इतना है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास CD इसका लेंथ कुछ ये है, और एक लाइन सेगमेंट है PQ जिसका लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट है या फिर इससे इस लाइन से लंबा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर हमने कंडीशन ऐसा बनाया, इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर AB इज इक्वल टू CD है और एंड we will add PQ on both sides, what will we get, हमें क्या मिलेगा। अगर ये एक AB है, एक लाइन सेगमेंट AB, और ये जो है CD के एकदम इक्वल है, ठीक है, तो जो ये PQ है अगर हम इसमें इस लाइन में इतना पार्ट ऐड कर दें और इस वाले लाइन में भी इतना पार्ट ऐड कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने AB में ऐड किया PQ और CD में भी ऐड किया क्या, PQ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो नई दो लाइनें मिलेंगी वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए अपने एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास 3 एंगल है, कौन कौन सा एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और अगर इफ एंगल A आपका एंगल B के इक्वल है एंड we will add angle C on both side, what will we get, हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, एंगल A में अगर हमने ऐड किया एंगल C को और एंगल B में भी अगर हमने ऐड किया एंगल C को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो दो नए एंगल हमें देखने को मिलेंगे ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास 3 फिगर है, पिछली बार हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिया था, इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो। ये मान लीजिए एक आपका स्क्वायर है,
एक आपका ट्रायंगल है और एक आपका जो है सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो पेरीमीटर है पेरीमीटर 1 बोल दीजिए, इसके पेरीमीटर को पेरीमीटर 2 बोल दीजिए और इसको सर्कमफ्रेंस C से डिनोट कर दीजिए। अगर ये कंडीशन बना इफ P1 इज इक्वल टू P2 एंड एड C, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अगर हमने ऐड किया ऑन बोथ साइड, व्हाट विल वी गेट? पेरीमीटर 1 प्लस सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर 2 प्लस सर्कमफ्रेंस अगर हमने ऐड कर दिया तो जो ये दोनों हमें मिलेगा, ये या तो पेरीमीटर ही आप कह सकते हैं इसको या फिर सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, जो नया फिगर मिलेगा वो भी दोनों का, उन दोनों का जो पेरीमीटर मिलेगा वो आपस में बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने एक्सियम नंबर 3 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा एक्सियम नंबर 3, जो कि एक्सियम नंबर 2 से काफी मिलता जुलता है। जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो स्टेटमेंट है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। एक्सियम नंबर 2 क्या कहता था? इफ इक्वल्स आर एडेड फ्रॉम इक्वल्स, उसमें हमने ऐड किया था, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों? सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये है कि इसका एक, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जाम्पल 1। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सी डी, ठीक है, और जो तीसरा लाइन सेगमेंट है वो है आपका पी क्यू। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ए बी का यहां से यहां तक है और जो दूसरा वाला है वो आपका सी डी यहां से यहां तक है। ठीक, पी क्यू जो है एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमारा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी एक लाइन सेगमेंट है। और अगर कंडीशन ऐसा बना इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये हमारे पास कंडीशन है कि ए बी जो है हमारा सी डी के इक्वल है, और अगर हमने ये जो छोटा वाला पार्ट है, मतलब ये कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, अगर हमने 1 सेंटीमीटर को यहां से भी माइनस किया और यहां से भी माइनस किया, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे भी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। मतलब ये कि जो हमें न्यू लाइन देखने को मिलेगी वो भी दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे कि ध्यान से देखिए, ए बी माइनस पी क्यू और सी डी माइनस पी क्यू, जो हमें ये दोनों लाइन मिलेगी, नई जो लाइन मिलेगी, न्यू लाइन जो भी मिलेगी लाइन सेगमेंट, वो भी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि समझिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं फिर से वही आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ये ए बी आपका 5 सेंटीमीटर का है, सी डी भी आपका 5 सेंटीमीटर का है, और आपने पी क्यू जो कि 1 सेंटीमीटर का है, अगर अपने ए बी में से पी क्यू को माइनस किया और सी डी में से भी पी क्यू को माइनस किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो न्यू लाइन हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4 सेंटीमीटर की, ये वाली, और इसमें से जो हमने सी डी में से पी क्यू को माइनस किया तो भी हमें क्या मिलेगा? 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है बच्चों, चलते हैं एक्सियम नंबर 4 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा एक्सियम नंबर 4। एक्सियम नंबर 4 क्या कहता है? थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर विल बी इक्वल टू वन अनदर। जैसे मतलब इसका क्या, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल दूंगा, वो सारा इसी में दे दूंगा, इसी एक पेज में दे दूंगा मैं आपको।
जैसे कि समझिए आपके पास दो लाइन है, मैं हर बार लाइन ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लाइन जो है वो सबसे बेसिक पार्ट है ज्योमेट्री का, सबसे बेसिक पार्ट है बच्चों लाइन, उससे भी बेसिक है पॉइंट। बट हम पॉइंट को हम ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं सिखा सकते या समझा सकते, इस वजह से उससे थोड़ा सा ऊपर जो आता है वो है लाइन, हम उसको बार बार कंसीडर करके ही आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। लाइन से ऊपर है आपका एंगल, एंगल के ऊपर आपके पास जितने भी शेप्स हैं उनके पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास दो लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ए बी, ए से लेकर बी तक, और ये आपके पास एक लाइन है सी डी, सी से लेकर डी तक। अगर आपने ए बी वाले लाइन को यहां से उठाया और सी डी के ऊपर रखा, समझिएगा, ए बी वाले लाइन को आपने उठाया और सी डी के ऊपर रखा, और सी डी वाली जो लाइन है वो पूरी पूरी छिप गई। क्या हुई? छिप गई, गायब हो गई, पीछे की तरफ चली गई। मतलब ये कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे ही कदकाठी का एक आदमी, एक लड़का अगर मेरे पीछे खड़ा हो जाए तो वो मेरे से छिप जाएगा कि नहीं छिप जाएगा? बिल्कुल छिप जाएगा। अगर कोई सेंटर से देखेगा तो पीछे वाला इंसान मुझे दिखाई नहीं देगा, अगर कोई सामने से देखेगा तो पीछे वाला इंसान सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। बट कंडीशन क्या है कि अगर पीछे वाला इंसान हमसे छोटा हो तो भी वो छुप जाएगा, दुबला पतला हो तो भी वो छुप जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर पीछे वाला इंसान आगे आके खड़ा हो जाए और मैं पीछे हो जाऊं, तो जो सामने थर्ड पर्सन हम लोग को देखेगा वहां पे क्या कंडीशन आएगी कि अगर हम दोनों बराबर हैं, जो मतलब मेरे पीछे खड़ा था अब मेरे आगे है, अगर हम दोनों की साइजेस बराबर होंगी तो इस बार जो थर्ड पर्सन हम लोगों को देखेगा वो मुझे नहीं देख पाएगा, मेरे आगे जो लड़का खड़ा होगा उसे देख पाएगा। मतलब ये कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को छिपाने के काबिल हैं, मतलब ये कि अगर ए बी को सी डी के ऊपर रखा जाए तो सी डी छुप जाए, और सी डी को ए बी पे रखा जाए तो ए बी छुप जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी हो। क्या हो? ए बी इज इक्वल टू सी डी। सेम एग्जाम्पल, सेम तरह का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एंगल में। किसमें? एंगल में। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं बच्चों। एक मान लीजिए आपके पास एंगल है P और दूसरा जो एंगल है एंगल Q है। ठीक है, मान लीजिए ये एक एंगल है ऐसे और दूसरा भी एंगल है कुछ ऐसे। ठीक है, अगर ये एंगल है आपका, मान लीजिए एंगल P जो है वो आपका है 30 डिग्री और एंगल Q भी जो है आपका है 30 डिग्री। मतलब ये कि अगर इस एंगल को उठा के, ये जो एंगल Q है, इस एंगल Q को उठा के इस वाले फिगर के ऊपर पुट किया जाए, रखा जाए, तो ये वाला पीछे वाला जो एंगल है, मतलब P जो एंगल है वो दिखना बंद हो जाए। और अगर एंगल P को हमने उठाया और Q पे रखा तो एंगल Q जो है यानी पीछे वाला जो है वो दिखना बंद हो जाए। तो मतलब ये कि यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, लेकिन एरिया के केस में या सरकमफ्रेंस के केस में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिया कौन से शेप का है या सरकमफ्रेंस कौन से शेप का है या फिर जो पेरीमीटर है वो कौन से शेप का है, ये बहुत ज्यादा बच्चों मैटर करेगा। मतलब ये कि अगर हमने सेम पेरीमीटर का, अगर हमने एक स्क्वायर बनाया और सेम पेरीमीटर का एक ट्रायंगल बनाया, तो ये आपको साफ देखने को मिलेगा कि भाई एक साइड कम हो गया, तो जो एक साइड कम हुआ वो ट्रायंगल के किसी ना किसी या फिर हो सकता है तीनों साइडों में जुड़ेगा। आप जब देखेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो है पेरीमीटर वो इसके इक्वल आएगा, लेकिन जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ना ट्रायंगल छुपेगा, और जब आप ट्रायंगल को स्क्वायर के ऊपर रखेंगे तो ना स्क्वायर छुपेगा। तो मतलब ये कि जो एक्सियम नंबर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहां देखने को मिलेगा? लाइन के केस में और एंगल के केस में। इसमें इन दोनों में हमें देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, अदरवाइज जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सियम नंबर 5 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा एक्सियम नंबर 5। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक AB एक लाइन है, ठीक है, और जो भी इसका लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, और हमने दो अलग अलग बच्चों को बुलाया और बोला कि बच्चों एक काम करो, इसको 2 टाइम्स से AB बनाओ। मतलब ये कि AB का दोगुना, AB कितना है? 5 सेंटीमीटर का, तो AB का दोगुना कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। दो अलग अलग बच्चों से अगर हमने बोला कि आपको क्या करना है कि 2 टाइम्स AB आपको बनाना है, तो वो क्या करेंगे? 2 लाइन क्रिएट करेंगे और दोनों लाइन जो होगा वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर बॉय 1 और बॉय 2 जो बनाएगा वो भी आपका 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, मतलब ये कि इन दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। क्या होगी? लेंथ जो होगी वो सेम होगी। अच्छा, क्या हो कि अगर हमने बॉय 3 से बोला, तीसरे लड़के से बोला, और उसने भी क्या किया कि लाइन जो है वो 2 टाइम्स तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, लाइन को कुछ ऐसा बनाया 10 सेंटीमीटर का। तो हमने जो कंडीशन दिया था उसने उसको फॉलो किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्यों किया? क्योंकि हमें 2 टाइम्स AB ही चाहिए। हमने किसी भी तरह के डायरेक्शन की बात नहीं की है, ना इस बच्चे से, ना इस बच्चे से, ना ही तीसरे बच्चे से। ठीक है, पहला बच्चा भी जो है वो 10 सेंटीमीटर की ही लाइन को क्रिएट किया, दूसरा बच्चा भी जो है वो 10 सेंटीमीटर की ही लाइन को क्रिएट किया, और तीसरा बच्चा भी जो है वो 10 सेंटीमीटर के ही लाइन को क्रिएट किया। बस उसने क्या किया कि डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, सेम अगला जो एक्सियम है उसमें क्या सीन है कि एक्सियम नंबर 6 अगर हम बात करेंगे, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये कि यहाँ पे आप लोगों का क्या है? डबल है, वहां पे हाफ हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और हमने 3 बच्चों को बोला कि बच्चों एक काम करो, 3 लाइन बनाओ, और उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर ये AB है लाइन तो इसका हाफ होना चाहिए। तो तीनों बच्चे क्या करेंगे? 2.5 सेंटीमीटर का बनाएगा। ये जो इसकी लेंथ होगी ये भी 2.5 का ही बनाएगा, और जो तीसरा फिगर बनेगा, तीसरा बच्चा जो बनाएगा वो भी 2.5 सेंटीमीटर का ही बनाएगा। यही था बच्चों हमारा अभी तक का एक्सियम 5, और यहाँ पे हमारा एक्सियम जो है वो समाप्त हुआ। और अब हम पोस्टुलेट समझेंगे अपनी अगली क्लास में कि कौन कौन से एक्सियम का इस्तेमाल करके या सारे एक्सियम्स को यूज करके हम लोग पोस्टुलेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके क्या क्या हमें नीड होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।